सर, इंडियन मीडिया और इंडियन राजनीति और यहाँ तक कि भारतीय जनता का भी कुछ इस प्रकार का रहा है कि नेपाल की निर्भरता जिस तरह हिंदुस्तान पे रही है, इस कुछ पिछले वर्षों में 8-10 वर्षों में चाइना से भी बहुत ज़्यादा जो है निर्भरता नेपाल की बढ़ी है। तो क्या भारत और नेपाल के संबंध इस पर डिपेंड करते हैं कि चाइना की जो है घुसपैठ नेपाल में, जैसा कि कहा जा रहा है, वहाँ के नेशनल मीडिया में भी कहा जा रहा है, वहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा भी कहा जा रहा है, इससे कोई रिश्तों पर क्या कोई असर पड़ता नज़र आ रहा है? क्या इसको सही मान रहे हैं? देखिए, व्यापार में जहाँ लाभ होता है वही व्यापार किया जाता है। तो नेपाल अपने देश के हित को ध्यान में रखेगा ही। जहाँ हमें लाभ मिलेगा वहीं करेंगे। कि जो सरकार नेपाल में, आप क्या मानते हैं, भारत से नज़दीकी ज़्यादा फायदा दे रही है या चाइना से? चाइना को भी उतना नकारात्मक रूप में लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध दोनों देश के साथ सुमधुर रहा है और हम चाहते हैं कि दोनों देश के बीच का संबंध भी अच्छा हो और नेपाल एक पुल की तरह भूमिका निर्वाह कर सके, क्योंकि अब सारा संसार एक गांव जैसा होते जा रहा है, ग्लोबल विलेज। इसीलिए भी व्यापारिक संबंधों से जहां परस्पर लाभ होगा वही करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ और हम अभी मौजूद हैं नेपाल के विराटनगर में, जहां पर नेपाल सरकार के द्वारा 4 दिवसीय कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में सुबह से लोग आ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि इस कृषि एक्सपो में भारत के भी स्टॉलों को मंगाया गया है। कृषि संबंधी जो लोग हैं, जो उद्योग है, जो व्यापार है, इसको बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल सरकार के द्वारा यहाँ पर इस कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ खास मेहमान माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी माधव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल के, और आइए जानते हैं कि इस कृषि एक्सपो की क्या है खासियत, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे नेपाल और भारत के व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है। सर, आवाज़ 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपको। और हम पर ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कृषि मेला का आयोजन किया गया है, इसकी विशेषता क्या है, इसका मकसद क्या है, और भारत और हिंदुस्तान को लेकर जो कृषि और व्यापार का संबंध है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैं तो अभी काठमांडू से आ रहा हूँ और पूर्वी नेपाल का जो विजिट है, उसी सिलसिले में मैंने भी जो एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है उसका मैंने अवलोकन किया, देखा और खुशी हुई कि काफ़ी स्टॉल की व्यवस्था की गई है और क्रमशः लोग आ रहे हैं। अपना जो है जितना भी उत्पादन है उसको लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वह क्रम जारी भी है। और सबसे अच्छा तो मुझे यह लगा कि अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात है, विषादी से मुक्त स्वस्थ कृषि उत्पादन, उस सिलसिले में जो अभी जोर दिया जा रहा है, सबसे अच्छी बात यही है। और नेपाल के भी बहुत से जगह से, यहाँ तक कर्णाली कहा जाता है, दुर्गम जगह है, वहाँ के जो है आपको सामान से लेकर भारत के भी बहुत से जगह से मैंने देखा, उन लोगों का स्टॉल भी देखा। और इन्होंने जो आयोजक लोगों ने जो तैयारी की है, यह तारीफ़ लायक है। और इसमें जो लोगों की सहभागिता देखी जा रही है वह भी बहुत अच्छा है। यह आकर्षण का एक स्थल बना हुआ है। हम नेपाल में भी एग्रीकल्चर को नेपाल के अर्थतंत्र के आधारशिला के रूप में, एक फाउंडेशन के रूप में लेना चाहते हैं और एग्रीकल्चर को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी देना चाहते हैं। सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जहाँ तक नेपाल की भी बहुत बड़ी आबादी है जो कृषि पर आधारित है, उनके व्यवसाय भी इससे जुड़े हुए हैं। इस एक्सपो में भारत को भी इनवाइट किया गया था, भारत के कई राज्यों से, खास करके बिहार से भी है, काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं। आने वाले फ्यूचर में इस एक्सपो को लेकर के क्या लगता है कि व्यापारिक संबंध और कृषि से जुड़े हुए जो भी व्यापार जुड़े हुए हैं, उनसे किसानों को लाभ होगा, भारत और नेपाल दोनों की तरफ से? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री, ये दोनों चीज़ की का कम्बिनेशन की ज़रूरत है। और इसके लिए भारत और नेपाल को मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र में जो अनुसंधान किया जा रहा है और नई जो है एक आविष्कार होते जा रहा है, वह कृषि के उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करने में कारगर साबित हो रहा है। और हम चाहेंगे कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकत्व बढ़े और किसानों को लाभ भी हो, एग्रीकल्चर फार्म को भी लाभ भी हो और उपभोक्ता लोगों को भी फायदा भी हो।
ये दोनों चीज़ के को जब तक हम लोग नहीं मिला पाएंगे, उत्पादन का मूल्य यदि कम हो तभी उसमें आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें नए नए खोज और नए नए अनुसंधान की ज़रूरत होती है। इस मामले में भी, उत्पादन और प्रोडक्ट के मामले में भी हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। आपका जो अनुभव है उससे हमें सीखना होगा और हमका जो अनुभव है वो भी हमें शेयर करना होगा। आप सर नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी जो राजनीतिक हालात है भारत के भी आपको जानकारी है, नेपाल के भी वर्तमान में जानकारी है। पिछले विगत वर्षों से जो भी सरकारें रही हैं नेपाल के अंदर या भारत के अंदर, आप किस नज़रिए से देखते हैं यहाँ का व्यापार भारत और नेपाल का क्या इस बीच में बढ़ा है या काफ़ी सारी बाधाएं भी नज़र आ रही हैं? आपके नज़रिए से किस तरह से आप इस चीज़ों को देखते हैं? देखिए, पहले नेपाल जो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था और आत्मनिर्भर ही नहीं, यह एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने कृषि में जितना ध्यान देना चाहिए था नहीं दे पाए। फलस्वरूप हम खाद्यान्न का भी आयात हम कर रहे हैं, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा है। लेकिन क्रमशः मैं देख रहा हूँ बहुत सी चीज़ों में नेपाल आत्मनिर्भर होते जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो वस्तु का मूल्य और क्वालिटी भारत का अच्छा है उसको नेपाल के बाज़ार में स्थान रहेगा और जो वस्तु और उसकी क्वालिटी सस्ते और अच्छे गुण स्तर के हों उसका बाज़ार भारत में भी नेपाल को मिलेगा। ये दोनों लाभान्वित होंगे और अंत में जाकर जो है जनता को लाभ मिलेगी। तो हमें जनता को देखना भी होगा, राष्ट्र का ध्यान रखना भी होगा और प्रत्येक नई तकनीक में हमें ध्यान देना भी होगा। क्योंकि जब तक हम नए नए चीज़ों को अब इसमें नहीं जोड़ेंगे तो उत्पादन में तो वृद्धि भी कम होगी और उसका जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए भी सब चीज़ों के बारे में हम जितना ज़्यादा निकट होंगे, शेयरिंग करेंगे, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस होगा, उतना दोनों को लाभ हो सकता है। सर, इंडियन मीडिया और इंडियन राजनीति और यहाँ तक कि भारतीय जनता का भी कुछ इस प्रकार का रहा है कि नेपाल की निर्भरता जिस तरह हिंदुस्तान पे रही है, इस कुछ पिछले वर्षों में 8-10 वर्षों में चाइना से भी बहुत ज़्यादा जो है निर्भरता नेपाल की बढ़ी है। तो क्या भारत और नेपाल के संबंध इस पर डिपेंड करते हैं कि चाइना की जो है घुसपैठ नेपाल में, जैसा कि कहा जा रहा है, वहाँ के नेशनल मीडिया में भी कहा जा रहा है, वहाँ के राजनीतिक दलों के द्वारा भी कहा जा रहा है, इससे कोई रिश्तों पर क्या कोई असर पड़ता नज़र आ रहा है? क्या इसको सही मान रहे हैं? देखिए, व्यापार में जहाँ लाभ होता है वहीं व्यापार किया जाता है। तो नेपाल अपने देश के हित को ध्यान में रखेगा ही, जहाँ हमें लाभ मिलेगा वहीं करेंगे। एक बार बात हुई थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, एक चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए यूरोप के मार्केट में उसका दाम था $1, दूसरे देश का दाम था $5। मैंने कहा नेपाल का जहाँ से फ़ायदा होगा वहीं से हम व्यापार करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि भारत का भी कोई उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। वर्तमान की जो सरकार नेपाल में, आप क्या मानते हैं, भारत से नज़दीकी ज़्यादा फायदा दे रही है या चाइना से? चाइना को भी उतना नकारात्मक रूप में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध दोनों देश के साथ सुमधुर रहा है और हम चाहते हैं कि दोनों देश के बीच का संबंध भी अच्छा हो और नेपाल एक पुल की तरह भूमिका निर्वाह कर सके। क्योंकि अब सारा संसार एक गांव जैसा होते जा रहा है, ग्लोबल विलेज। इसीलिए भी व्यापारिक संबंधों से जहां परस्पर लाभ होगा वही करेंगे। रोटी बेटी का संबंध तो हिंदुस्तान से रहा है, व्यापारिक लाभ आप बतला रहे हैं चाइना से हो सकता है। आने वाले भविष्य में नेपाल के लिए क्या सुदृढ़ता मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं? नेपाल के तरफ ज़्यादा नज़दीकी हो या भारत के तरफ, बैलेंस कैसे करें? देखिए, नेपाल को काफ़ी विचार करके चलना होगा, क्योंकि दो देशों के बीच के संबंध को कैसे उसको व्यवस्थापन किया जाए एक चुनौती होती है। आज सवेरे नॉर्वे के पार्लियामेंटेरियन आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी। हाँ, नॉर्वे के लोग भी कह रहे थे कि रूस और यूरोप के बीच के संबंध को हम लोग काफ़ी ज़्यादा होशियारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेपाल तो दोनों के बीच में अवस्थित एक देश है। और आप जानते हैं अनेक चीज़ों में परिवार के संबंध में तो कुछ हो जाता है समस्या, पड़ोसी के साथ में समस्या हो जाता है, तो हमें तो साथ में रहना ही है। देखिए, और चीज़ को चेंज किया जा सकता है, लेकिन
जो पड़ोसीपन है उसको समाप्त नहीं किया। वर्तमान में जो मोदी सरकार है दोबारा वो प्रधानमंत्री, ये तीसरी बार जो है, ये भी इंडिया के लिए एक रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये नरेंद्र मोदी ही हैं जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पर बने हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी नीतियों को लेकर के, कुछ आपको कहना है भारत संबंध के लिए? ना, भारत और नेपाल के बीच का संबंध काफ़ी नज़दीक भी है और उसको और सुमधुर भी है, और भारत नेपाल के आवश्यकताओं को और संवेदनशीलता को भी समझता है, क्योंकि मैंने आपके बहुत से नेताओं के साथ बातचीत की है और मेरा अच्छा संबंध रहा है। और मैंने उन लोगों को कहा है, देखिए, देश के बीच के संबंध को संचालन करने के मामले में बड़े देशों को भी होशियार होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे देशों के को प्रायः बड़े देश कुछ ज़्यादा अंडरमाइन कर जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संबंध को सुमधुर बनाने के लिए हर एक को संवेदनशील होना होगा, और संबंध को कैसे ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, निकट कैसे लाया जाए और विश्वास का संबंध कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसमें पारस्परिक लाभ नहीं। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कहा था पारस्परिक लाभ नहीं, छोटे देशों का लाभ। मैंने कहा था पारस्परिक लाभ, उन्होंने बहुत करेक्शन किया, उन्होंने छोटे और बड़े बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपका लाभ हमारे लिए पहली प्राथमिकता की चीज़ है। इसमें एक बहुत प्रभावित भी हुआ कि उन्होंने नेपाल के हित पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। चलिए सर, इसलिए मोदी जी अभी आए हैं, खुशी की बात है। उन्होंने उन्हें एक अनुभव भी है नेपाल के साथ के संबंध को आगे बढ़ाने के सिलसिले में। शुरू से ही नेपाल की संवेदनशीलता को उन्होंने समझा और नेपाल का उन्होंने समय समय पर भ्रमण भी किया है। इस बार भी संभवतः आएंगे, पशुपतिनाथ की यात्रा करने के लिए भी आएंगे, मौका मिला तो बुद्ध का दर्शन भी करेंगे, क्योंकि बुद्ध का जन्मस्थल नेपाल लुम्बिनी में है, और इस सिलसिले में बुद्ध जो है एक शांति का संदेश देते हैं और सभी के बीच में आपसी लव, प्यार और मोहब्बत की भावना को भी संप्रेषण करते हैं। इसीलिए इस सब चीज़ के सिलसिले में हम चाहेंगे कि दोनों देश और ज़्यादा निकट हों और दोनों देश मिलकर ही विश्व शांति के लिए, क्षेत्रीय शांति के लिए और बाहर के अनावश्यक जो इंटरफेरेंस होने की संभावना है, क्योंकि अभी जो इक्वेशन देख रहे हैं विश्व का, उसमें एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। बांग्लादेश का इवेंट कुछ संकेत कर रहा है, इस पर भी सभी को विचार करना होगा और हमने अपने संबंध को और मजबूत बनाना होगा। आवाज़ 24 न्यूज़ को समय देने के लिए काफ़ी धन्यवाद सर आपका। तो ये थे नेपाल के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री। जैसा कि आपने सुना कि भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है, वो पारिवारिक रिश्ता है, संवेदनशील रिश्ता है। कई देशों से दोस्ती होती है, व्यापार की समस्याएं होती है, उसे हल करने के लिए कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन भारत नेपाल का जो संबंध है वो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। आप बने रहें आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मैं नेपाल के विराटनगर से ओम प्रकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़। नमस्कार।